ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार। नमस्कार सर। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा किया है, बट जो रिसेंट का हमारा हॉट टॉपिक है वो बिहार इलेक्शन है। बीच में भी काफ़ी इस पे हाइप थी और अभी तो उसके रिजल्ट वगैरह भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। तो सर जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है वो क्या रहा, कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, इस इलेक्शन की बहुत ज़्यादा इंतज़ार थी बिहार के लोगों को भी और देश के लोगों को भी, क्योंकि इसके इलेक्शन के इम्पैक्ट जो है बहुत दूरगामी पड़ने वाले थे। वैसे तो हर इलेक्शन का रिजल्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो बिहार का इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था और इसके जो नतीजे आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले आए और बिल्कुल अप्रत्याशित आए। पर ये था कि एग्ज़िट पोलों ने सबने एक तरह से ये कह रहा था कि एनडीए का शायद बहुमत आएगा। पर इस तरह की बहुमत आएगा इस मतलब कई लोग तो मेरे जो जानकार है बीजेपी वाले, वो भी हैरान है कि मतलब कि इतना इतना तो नहीं होना चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे थे कि इतना लंबा चौड़ा तो नहीं होना चाहिए। वो जेडीयू वाले भी परेशान है कि इतना लंबा, और जो हारने वाले हैं वो तो परेशान है ही, कितने कम कैसे रह गए। तो रिजल्ट तो जो सामने आपके सामने सबके सामने आ ही गया है कल। अखबारों में भी है, ओपन मीडिया में भी है कि जो 202 सीटें आई हैं इसके एनडीए की, जिसमें 89 सीट बीजेपी की है, सबसे बड़ी पार्टी है, 85 जेडीयू है और मेजर ये पार्टियां हैं। और अपना जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन है, वो आरजेडी 25 पे सिमट गई और कांग्रेस 6 पे, और बाकी मतलब कुल मिला के वो 35 सीटों पे है। दो माले की और उसकी है, और 6 अन्य आए हैं जिसमें 5 एआईएमएम की है और एक बीएसपी की है। और प्रशांत किशोर जो 2-3 साल से एक बड़ा मुद्दा था, वो अपना खाता नहीं खोल पाया। प्रशांत किशोर जो है उसका उसने 2-3 साल से मेहनत कर रहा था और मेरे ख्याल से काफ़ी कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए, पर प्रशांत किशोर का खाता नहीं खोल पाया। तो ये रिजल्ट आया सब चीज़ें। ओके सर, तो हमें ये तो समझ में आया कि बिहार इलेक्शन का जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा रहा और क्या चीज़ें थी। बट सर हमें थोड़ा बताइए कि मतलब जो उसके फैक्टर्स हैं वो क्या रहे बिहार इलेक्शन में, और मेन चीज़ें मतलब मेन पॉइंट्स क्या थे। देखो, इस बिहार इलेक्शन के बारे में दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो फैक्टर जो सामने दिख ही रहे हैं, जब सब जो सारे प्रेस मीडिया कैलकुलेट करते हैं, हमें भी दिख रहा है और उनको भी दिख रहा है। और एक फैक्टर वो है जो अंदाजा तो लगा रहे हैं लोग, पर वो कितना असर है उसका, एक विजिबल सा फैक्टर लगा लो सामने जो है, और एक इनविजिबल सा लगा लो। तो जो विजिबल फैक्टर है वो तो मैं पहले बता ही रहा हूँ कि विजिबल फैक्टर तो ये है कि जैसे जहां तक एनडीए की तरफ से देखो, तो भी एनडीएम की तरफ से बीजेपी के तमाम लीडरों ने जम के मेहनत की, खूब रैली की, प्रधानमंत्री ने की, गृह मंत्री ने की, उनके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने की, और तमाम जो लीडर है। और बीजेपी के बारे में ये बात तो है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ती, और वो 12 महीने 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, उनकी मशीनरी और उनके वर्कर भी। तो उस बात में तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। दूसरा फैक्टर वहाँ ये रहा कि जेडीयू जो है, नीतीश कुमार, हालांकि जो सिस्टम था वो ज़्यादा बीजेपी का था, खर्चा वर्चा पैसा, और वो जो मैनेजमेंट था वो बीजेपी का। पर नीतीश कुमार भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रहा है। जैसे ये लग रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी इस बार निपट जाएगी, पर नीतीश कुमार का फेस भी पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, पर उसके बावजूद भी वहाँ कोई नीतीश के खिलाफ नाराजगी नहीं थी। किसी से पूछो तो नीतीश के उल्टा नीतीश से थोड़ा सा सिंपैथी सी हो गई। और उनकी जो हेल्थ है जिसके बारे में बात उठी, तो शायद लोगों को लगा ये आखिरी इलेक्शन है। और नीतीश के साथ एक दूसरी बात है, एक वुमेन्स का वोट बैंक नीतीश का पहले से ही बिहार में बहुत था। और उसका जो बैकवर्ड वोट है, ये ईबीसी, उन्होंने एक वोट बैंक क्रिएट किया, वो भी नीतीश को फायदा हुआ। और ये तो मतलब कि फैक्टर ये हुए। दूसरा फैक्टर जो दिख रहा है सामने साफ साफ, वहाँ का ये लगा कि एनडीए ने जो कास्ट की गोलबंदी है वो बेटर की। उन्होंने मतलब कि ईबीसी में सेंध लगाई, बीजेपी की तरफ से उनको अपर कास्ट मिला, महिलाओं का वोट मिला। और जो हम सोच रहे थे कि युवाओं का वोट इतना खिलाफ पड़ेगा, शायद उतना खिलाफ नहीं पड़ा, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है ही। तो ये रहा। और इसमें इलेक्शन में जैसे पिछले कई दिनों से जो ट्रेंड चला है, फ्री बीज, जिसे रेवड़ी, प्रधानमंत्री मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, ये एक खतरनाक ट्रेंड चल गया कि फ्री बीज का। इस इलेक्शन में भी फ्री बीज बहुत घोषणाएं, दोनों तरफ से घोषणाएं हुई। और इन्होंने तो जो है एनडीए ने तो
10,000 रुपये महिलाओं के, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाल ही दिए, और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी डलता रहा, जिससे इलेक्शन का कमीशन का बहुत उल्लंघन था। मतलब कि जो उनका ऑर्डिनेंस इलेक्शन कमीशन का मॉडल कंडक्ट है, उसका उद्घाटन हुआ। मतलब कि बिहार गवर्नमेंट के पास 30,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा, मतलब पैसे नहीं थे, 30,000 करोड़ रुपए पेंशन के उसमें अलग अलग उसमें जो बांट दिए लोगों पे, तो उसका भी टर्न आउट होता है, उसका भी वोट में बहुत फर्क पड़ा। और फ्री भी, और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि अब हर इलेक्शन में लोग अगर यूं पैसे एक तरह से रिश्वत दे के करेंगे, तो ये इलेक्शन हिंदुस्तान का कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं। और ये बात हमने यहाँ नहीं देखी, जो लेडीज को बांटने वाले महाराष्ट्र में भी आजमाया गया, झारखंड में भी आजमाया गया, मध्य प्रदेश में भी ये फैक्टर रहा कि जो लेडीज को डाल दिए, मतलब कि उन्होंने घोषणा में विश्वास नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि मैं 30,000 दूंगा, पर एनडीए ने 10,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए, तो उन्होंने को जिन्होंने डाल दिए उस पर विश्वास किया। एक तो ये मतलब कि जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, और वहाँ कास्ट साइड बटाया हुआ है कि उसके फेवर में, महागठबंधन के फेवर में मुस्लिम और यादव आना था, शायद वो कम, उतना गोलबंदी नहीं हो पाई, और शायद ईबीसी और दलित भी इतना नहीं आ पाया जितनी उम्मीद थी, और उसको युवा हो गई थी। दूसरा जो नेगेटिव है कांग्रेस की तरफ से, भी कांग्रेस ने टिकटें बांटने में थोड़ी गड़बड़ करी, महागठबंधन आपस में क्या नाम तालमेल नहीं बिठा पाया। 11 सीटें ऐसी रही जिसमें दोनों पार्टियों कंटेस्ट लड़े, मतलब कि 15 सीटें ऐसी गई जो इंडिया गठबंधन की, कि जो या तो रेबल खड़े हो गए, या आमने सामने के कैंडिडेट एक दूसरे के साथ वोट काट लिए, और उसमें जेडीयू और बीजेपी जीत गई। 15-20 सीटें तो उनको, मतलब कि ये इंडिया गठबंधन की हम कमजोरी बता रहे हैं कि ये इनकी कमजोरी रही। और इंडिया गठबंधन की दूसरी बात, सीमांचल एरिया में जो इन लग रहा था कि मुस्लिम वोट एक बंद बनना चाहिए, वहां एएमआई आके, जो ओबीसी की पार्टी है, उसने 5 सीटें तो जीत ही ली, और कम से कम 20 सीटों पे उसने असर डाल दिया, जो जेडीयू को जिता दी। वो मैनेज नहीं कर पाए, वो उस गठबंधन में आना चाह रहा था, वो 6 सीटें मांग रहा था, पर उसने 25 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, और उसने मतलब कि 25 सीटों पे उसने असर डाला इंडिया गठबंधन की। तो इस तरह से ये सीटें कम रही, और उसमें राहुल गांधी पे भी बात आ रही है कि उसने वो जो वोट यात्रा शुरू करी थी, वो शुरू तो अच्छे से की, पर वो कंक्लूड नहीं कर पाया, और वो इलेक्शन के आखिरी दिनों में वो मध्य प्रदेश चले गए या इलेक्शन छोड़ दिया। मतलब जो मुद्दा उठाया था शुरू में, वोट यात्रा निकली, वो एसआईआर मुद्दा बन नहीं पाया इलेक्शन में, जो उनका मेन फोकस था। और ईबीसी वोट को जो साधना था, मतलब कि तेजस्वी यादव को जानबूझ कर डिक्लेयर कर रहे थे, कांग्रेस डिले कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि तेजस्वी डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि यादव डिक्लेयर होते ही फिर जो दूसरे बैकवर्ड क्लास है वो दूसरी गोल बंद हो जाती है, तो विपक्ष, और वो मामला इस तरह से बना भी। तो ये सारे फैक्टर तो दिखाई दे रहे हैं, जो पड़े सामने दिख रहे हैं। और जो नहीं दिख रहा, वो जो फैक्टर बता रहे हो, जो इनविजिबल फैक्टर्स है, वो इनविजिबल फैक्टर ये है कि जो विपक्ष कह रही है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं, और कोई बहुत लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, वो अभी भी मतलब कि संदेह से परे नहीं है, मतलब उसमें अभी भी संदेह है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूरे उसमें, राहुल गांधी ने जो इलेक्शन चोरी के जो प्रेजेंट किए, 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र का दिया, कर्नाटका का दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कि इसमें सटीक जवाब नहीं दिया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर करवाई, उसमें अब ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख वोट तो काटे एसआईआर में, और 21 लाख नए वोट जोड़े, तो मतलब कि 85 लाख वोट का कुछ गड़बड़ हुआ है। और वो इलेक्शन कमीशन, मतलब कि अगर माने तो बड़ा सिस्टमेटिक किया है, बहुत क्राफ्ट तरीके से, जो फाइन क्राफ्ट जैसे एग्जाम मैनेजमेंट किया है, कि हर जगह बीजेपी और जेडीयू के लोग और जो पासवान के पार्टी के वो लोग उतने ही जीते जितने उनको जरूरत थी वोट की, मतलब कि वोटों में डिफरेंस नहीं है। आरजेडी आज भी लंबी, सब जितनी वोट उसको पहले मिली थी उतनी मिली है, आज भी सबसे बड़ी पार्टी है, वोट सबसे ज्यादा आरजेडी को मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी को भी थोड़ा ही वोट ज्यादा मिला है, बीजेपी का भी वोट ज्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ा, कांग्रेस का भी नहीं घटा, पर वोटों की कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इस तरह से क्राफ्ट की गई, अगर मैनेजमेंट किया गया है तो बहुत फाइन मैनेजमेंट किया गया, कि भाई उसने इस तरह रिजल्ट किया कि वोट परसेंटेज फर्क नहीं पड़ा, पर सीटें 50 से ज्यादा घट गई जेडीयू की, जो सॉरी इंडिया गठबंधन की।
सीट वाइज बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। तो ये अगर मैनेजमेंट किया तो इलेक्शन कमीशन की अगर ये गड़बड़ रही है तो मतलब फिर तो मान लो समझ लो कि हरियाणा वगैरह में इनमें तो चोरी हुई थी, तो यहाँ तो इलेक्शन जून में ही डाका डल गया और ये इलेक्शन गड़बड़ हुआ। और इसके बारे में जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तो बीजेपी बारे का ये दल नहीं छल है, और दूसरा अखिलेश यादव कह रहा है कि ये इलेक्शन मैंडेट से नहीं जीता गया, मैनेजमेंट से जीता गया। तो मतलब अगर इलेक्शन कमीशन ने इसमें कुछ किया है तो वो चीज जो दिखाई नहीं, जिसका अभी कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ आएंगे तो आगे आएंगे। तो इसमें तो ये बात इसमें करनी थी। इसमें तो एक बात और आ रही थी कि अगर मान लो अपोजिशन को, कांग्रेस को ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इतनी गड़बड़ कर रहा है, पहले तो सिर्फ मशीन से गड़बड़ आती थी भी इलेक्शन, ये ईवीएम मशीन में, अब तो ये आ गया कि भी पहले तो वोटिंग लिस्ट में ही इन्होंने एसआईआर में ही गड़बड़ कर दी। क्योंकि पिछले इलेक्शन में, जो पिछला बिहार का इलेक्शन था, दोनों गठबंधन में कुल 12,000, पूरे प्रदेश में 12,000 का फर्क था, मतलब 0.% वोट हुआ था, और अब ये मार्जिन इतना बड़ा हो गया। तो इनका तरीका ये था, अगर इनको कुछ करना था तो जैसे तेजस्वी कर रहा था, अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था तो इसको बायकॉट ही कर देते इस अच्छा इलेक्शन का, तो कुछ एक स्टैंड आता पूरे देश में। और अभी भी मेरा सुझाव है कि अगर बायकॉट नहीं हो पाए तो अभी अगर इनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने की साख गड़बड़ की है, तो ये जो जीते हैं एमएलए, ये शपथ ही ना ले, एक स्ट्रांग मैसेज ले, और आगे जो जिन प्रदेशों में एसआईआर आ रही है उसका घोर विरोध करे। तो मेरे हिसाब से तो ये इनविजिबल फैक्टर्स दिखेगी इलेक्शंस के। सर ये तो हमें समझ में आया कि इसमें क्या फैक्टर्स से किस तरह से चीज़ें हुई। हमारा सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार पॉलिटिक्स पे और बेसिकली नेशनल पॉलिटिक्स पे आने वाले टाइम में। ठीक बात, देखो इसमें जो दोनों इम्पैक्ट रहेंगे इस इलेक्शन के। बिहार पॉलिटिक्स पे तो ये रहेगा कि बिहार में एक तो बिहार में सबसे खराब ये रहा कि इस इलेक्शन में कि जो एक प्रशांत किशोर फैक्टर बहुत तेज से उभरा था, वो प्रशांत किशोर बिल्कुल अपना खाता भी नहीं खोल पाए, उनकी वोट भी 4% वोट उनको मिली। वो जो क्लेम करते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, मैंने मोदी को जिताया, ममता को जिताया, अरविंद को जिताया, स्टैलिन को जिताया, तो खुद अपने उसमें फैक्टर नहीं बन पाया, क्योंकि पूरा इलेक्शन बाद में मोदी और मोदी के खिलाफ में बढ़ गया, बाइपोलर इलेक्शन हो गया। पर इसमें यह बात थी कि प्रशांत किशोर ने 3 साल में एक काम तो किया था कि उसने इशू जरूर बना दिए थे घूम घूम के पूरे प्रदेश में, और जो रियल इशू थे, जैसे बिहार में रियल इशू जो है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, एग्जाम्स के लीकेज का है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पीछे बिहार में दुनिया भर के पुल टूटे, करप्शन हुई, तो ये इशू सारे जो बनाए थे, पलायन मैं कि वहां पर माइग्रेशन का है, जो पलायनवाद है, सब बिहारी बाहर मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से ना तो बिहार में कोई फैक्ट्री खुली है, ना ये कोई रोजगार बन पाए, शुगर मिलें बंद है। तो ये मेजर फैक्टर थे। और अफसोस की बात यह है कि इन सारे इशू पे इलेक्शन नहीं हो पाया। इलेक्शन जिन इशू पे होना चाहिए था, यूथ पे होना चाहिए था, वो सारा इलेक्शन जो इशू बनने चाहिए थे वो इशू बन नहीं पाए। और ये फ्री बीज पे, लेडीज पे, कास्ट पे जो नॉन इश्यूज हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी 10 रिश्वत दो, 10,000 5,000 पे डालो और इलेक्शन जीत जाओ, फिर 5 साल काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तो असर, बल्कि बिहार हार गया इलेक्शन, तो कोई भी जीता पर बिहार हारा है। और आगे अब देखा जाएगा आगे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो एक तो ये इम्पैक्ट रहा बिहार की। अब दूसरा डिपेंड करेगा बिहार की पॉलिटिक्स में कि अब जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाती है नहीं बनाती। मुझे तो लगता है कि अभी तो इग्नोर नहीं कर पाएगी, शायद कुछ देर के लिए बनाना पड़ेगा। मतलब बिहार की पॉलिटिक्स में एक और इशू आया कि जैसे अब ये लग रहा था कि नीतीश कुमार के बिना बात बनेगी नहीं। नीतीश कुमार चेहरा तो एज ए वोटिंग चेहरा तो ठीक रहा, पर अब आगे चीफ मिनिस्टर के लिए बीजेपी के पास अपनी सीट इतनी है कि अगर नीतीश कुमार हट भी जाए तो भी वो गवर्नमेंट बना लेगा। तो अब नीतीश कुमार पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो अब नीतीश, एक तो बिहार की पॉलिटिक्स में रहेगा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनता है नहीं बनता है तो कितने दिन के लिए बनाते हैं। बीजेपी में सब कई ऑप्शन है, या तो कुछ दिन के लिए बनाए और बाकी बाद में फिर बीजेपी का बना दे। दूसरा बीजेपी का ऑप्शन ये है कि जेडीयू से ही अपने रंजन जो है उनके जेडीयू के लीडर हैं उनको चीफ मिनिस्टर बना दे और कह दे कि अब आपकी पार्टी का बना दिया। तीसरा चॉइस बीजेपी के पास ये है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाए और जेडीयू से अपना सपोर्ट मांगे या उनके कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह दे दे।
और पर ये बात पक्की होगी कि नीतीश कुमार इस टाइम बार्गेनिंग पोजीशन पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। अगर जैसे पहले लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा तो वो इंडिया गठबंधन के लोगों से जाके सरकार बना। अब नीतीश कुमार के पास वो बात बार्गेनिंग पावर रही नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास सीटें बहुत आ गई और उसके बिना भी अलायंस हो गया। और दूसरा, नीतीश कुमार के पास एक बार्गेनिंग पावर ये थी कि सेंटर में उसकी एमपीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिरा देंगे। पर मुझे लग रहा है कि अमित शाह और मोदी ने इन्होंने इनके एमपीज को भी सेट कर लिया है। अगर नीतीश कुमार ने इधर उधर जाने की कोशिश करी तो ये जेडीयू पार्टी के एमपीज सारे इसको नीतीश कुमार को छोड़ देंगे, बीजेपी में चले जाएंगे और स्टेट लेवल में भी पार्टी को तोड़ देंगे। तो अब नीतीश कुमार की अहमियत उतनी रही नहीं जितनी है। तो ये तो है बिहार पॉलिटिक्स का मामला। और नेशनल पॉलिटिक्स का मामला ये है कि इससे जो इस इलेक्शन से जो एनडीए गठबंधन उसके हौसले पस्त हैं। अगले साल जो इलेक्शन होने हैं, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, असम में है, उनके लिए उनका हौसला बुलंद है। और इंडिया गठबंधन जो है वो अपने आप में दोबारा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। कांग्रेस की लीडरशिप पे भी सवाल आ रहे हैं और इसमें जो है ये नेशनल इनको रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं इंडिया गठबंधन। इनका हौसले बंद है नेशनल पॉलिटिक्स में, ये है। और नेशनल पॉलिटिक्स दूसरा ये है कि अगर ये एसआईआर इन्होंने यहाँ की है, अगर यही एसआईआर अब वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, उत्तर प्रदेश में करेंगे तो जो सारे ब्लॉक हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, उनको अगर स्टैंड लेना पड़ेगा तो उनको मिलजुल के बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, जब ये रुक पाएगा। नहीं तो पूरे देश जो है ये वन इलेक्शन और वन उसमें चला जाएगा। और अगर ये ट्रेंड नहीं रुका तो हम समझ लो कि हम डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये इलेक्शन ऐसा हो गया कि लोगों को मजाक करने लगे कि बिहार में 90% वो आ रही है, क्या नाम है, स्ट्राइक रेट बीजेपी का, जेडीयू का, जो कुछ सोच तो 90% आ रहा है। तो डेमोक्रेसी में अब तो फिर तो साउथ जो नॉर्थ कोरिया है उसमें 98% है। ऐसे पुतिन अपने इलेक्शन जीत लेता है। अगर इस तरह से पूरे देश में एसआईआर हो गई और सब स्टेटों में मनमर्जी की वोटिंग लिस्ट बन गई और मनमर्जी की वोट करानी है तो फिर इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। फिर हमारा मान लो कि अगर ये कंट्रोल अब आगे नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये एकजुट होकर ऑपोजिशन नहीं रुकी, या तो इलेक्शन के बाइकाट करने पड़ेंगे या एसआईआर में किसी को दिक्कत नहीं है। हम सब कह रहे हैं कि भारत जो भी देश में डेमोक्रेसी में होता है कि रिवीजन तो होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट ठीक बननी चाहिए, पर उसके बहाने मैनेजमेंट ना हो। मतलब कि वो जो इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता है, इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है, वो सब सवालों घेरे में। और इलेक्शन कमीशन किसी चीज का कोई जवाब देता नहीं है, चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात हो, चाहे ईवीएम मशीन की बात हो। तो ये मामला जो है ये आगे जो नेशनल पॉलिटिक्स पे इसका बहुत गहरा असर होने वाला है। अब ये देखो ऊँट किस करोड़ जाता है, या तो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी या डेमोक्रेसी जिंदा नहीं रहेगी। ये सिलेक्शन के बाद ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। ठीक है सर, बेसिकली हमें ये तो समझ में आया कि इसका क्या इम्पैक्ट था, क्या सारी चीज़ें थी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे पेज पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।